हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आईए एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम देखेंगे पॉलिटी से भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो पहले पुराने विद्यार्थी अपना प्रिपरेशन तैयार कर चुके हैं, उनके लिए भी मस्ट होने वाली है, और जो अभी-अभी शुरुआत की है तैयारी, उसके लिए भी ये क्लास जो है फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि ये क्लास जो है, ये पॉलिटी का प्रश्न जो है शुरुआत से जो है, शुरुआती चैप्टर से शुरू किया गया है, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। तो इन इस पॉलिटी के सेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन देखने को मिलेगा, और जो आप नए क्वेश्चन को भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद गठित हुई, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष था। मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। अगला प्रश्न है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन असत्य है? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश थे। इसके विरुद्ध अपील ब्रिटेन स्थित प्रीवी काउंसिल में प्रतिबंधित था। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसके विरुद्ध अपील ब्रिटेन स्थित प्रीवी काउंसिल में प्रतिबंधित थी। ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने को पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करना तथा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए विधि बनाने की शक्ति देना। मतलब 1773 का जो एक्ट था, उसमें जो कमी था उसको दूर करना है, तथा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने की शक्ति देना। अगला प्रश्न है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया। राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड बना। व्यापारिक मामलों की देखरेख निदेशक मंडल के पास रही। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? किस अधिनियम में पहली बार भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य कहा गया, ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो है, भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत जो 1858 ईस्वी तक बनी रही, किस एक्ट के तहत हुई? भारत में द्वैध शासन की शुरुआत जो 1858 ईस्वी तक बनी रही, किस एक्ट के तहत हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनी थी। द्वैध शासन की शुरुआत 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कौन सी विशेष शक्ति दी गई? 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कौन सी विशेष शक्ति दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार। विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन, सर जॉन शो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
सर जॉन सौर नहीं था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है एक्ट दिया है, दूसरे तरफ संबंधित एक्ट से संबंधित विषय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1773 एक्ट बंगाल का गवर्नर जनरल, 1781 एक्ट बंगाल बिहार उड़ीसा का विधि निर्माण, 1784 एक्ट नियंत्रण बोर्ड, 1786 एक्ट वीटो शक्ति निर्णय निरस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1773 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण हेतु क्या शर्त रखी? 1773 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण हेतु क्या शर्त रखी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना। भारत राजस्व के, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसने भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। नियंत्रण स्थापित किया। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग की परिषद में फ्रांसिस क्लेवरिंग और मानसन के अलावा चौथे सदस्य कौन थे? वारेन हेस्टिंग की परिषद में फ्रांसिस क्लेवरिंग और मानसन के अलावा चौथा सदस्य कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बारबेल था। चौथा सदस्य जो था वो बारबेल था। ए और आर। अगला प्रश्न है, कथन ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से भारत में द्वैध शासन शुरू हुआ। कारण, इसने व्यापारिक मामले हेतु निदेशक मंडल तथा राजनीतिक मामले हेतु नियंत्रक बोर्ड का गठन किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, 1773 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 1773 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संवैधानिक विकास के मुख्य रूप से कौन से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है? भारतीय संवैधानिक विकास को मुख्य रूप से किन 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1853 और ब्रिटिश काउन का शासन 1858 से 1947। अगला प्रश्न पे चलते हैं, किस गवर्नर जनरल की विशेष मांग पर 1786 का अधिनियम पारित हुआ? किस गवर्नर जनरल के विशेष मांग पर 1786 का अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के विशेष मांग पर जो है 1786 का अधिनियम पारित हुआ। अगला सवाल है, 1781 के संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मुख्य लक्ष्य किस अधिनियम को त्रुटियों को दूर करना था? 1781 के संशोधन अधिनियम का मुख्य लक्ष्य किस अधिनियम की त्रुटियों को दूर करना था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां था उसको दूर करने के लिए जो है 1781 का संशोधन अधिनियम बनाया गया। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, 1784 के एक्ट के द्वारा गठित नियंत्रण बोर्ड सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 सदस्य थे। 1784 के एक्ट द्वारा गठित नियंत्रण बोर्ड में जो है सदस्यों की संख्या 6 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियमों की समय सीमा क्या मानी जाती है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1773 से 1853 तक कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियमों की समय सीमा 1773 से 1853 ईस्वी तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है 1773 के एक्ट के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ लिया था? 1773 के एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के मुख्य रूप से कहाँ के लिए लिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कलकत्ता एवं उसके अधीनस्थ क्षेत्र के लिए। कलकत्ता एवं उसके अधीनस्थ क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक मामलों की देखरेख करने वाले निकाय को क्या कहते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक मामलों की देखरेख करने वाले निकाय को क्या कहते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निदेशक मंडल कहा जाता था। कंपनी के वाणिज्यिक मामलों की देखरेख वाले निकाय को जो है निदेशक मंडल कहा जाता था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1784 के एक्ट द्वारा व्यापारिक एवं राजनीतिक अधिकार अलग नहीं किए गए। ये कथन असत्य है, अलग कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की स्थिति क्या हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की स्थिति क्या हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। वे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 1774 के कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में कौन शामिल नहीं था? 1774 के कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग नहीं थे। ये गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस एक्ट से हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस एक्ट से हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है 1773 के एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? 1773 के बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? 1773 एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारत में अपनी प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया? किस अधिनियम ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है भारत में कंपनी प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया। पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया किस एक्ट के तहत? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है 1784 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा माफ कीजिएगा 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कलकत्ता उच्चतम न्यायालय। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया। अगला प्रश्न है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विलियम पीट द यंगर के द्वारा पारित हुआ, क्योंकि वे जो है 1784 में प्रधानमंत्री थे विलियम पीट। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम किसने प्रदान की थी? गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल को जो है प्रधान सेनापति की शक्ति सर्वप्रथम रूप में प्राप्त हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है अंतिम गवर्नर लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी। सी, राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1793 के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चीन और चाय को छोड़कर? किस अधिनियम द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चीन और चाय को छोड़कर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1813 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1,00,000 रुपये जो है प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला प्रश्न है, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर उसे केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1833 का चार्टर एक्ट में जो है सारे व्यापारिक कार्य समाप्त करके जो है केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान के लिए किया गया, किसमें? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की परिषद में सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? गवर्नर जनरल के परिषद में सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले को जो है कानूनी सदस्य के रूप में चौथा सदस्य के रूप में इसे शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा धर्म, वंश, रंग के आधार पर सरकारी सेवा में भेदभाव को समाप्त किया गया? धारा 87 के द्वारा
किस चार्टर एक्ट द्वारा धर्म, रंग, वंश के आधार पर सरकारी सेवा में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1843 ईस्वी को जो है दास प्रथा को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय कानूनों के समेकन एवं साहित्यीकरण हेतु विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? भारतीय कानून के समेकन एवं संहिताकरण हेतु विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है विधि आयोग का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1853 के तहत जो है 1853 का चार्टर एक्ट के तहत जो है कार्यपालिका और विधायी शक्ति को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किस एक्ट से हुआ? सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किस एक्ट से हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1853 का चार्टर एक्ट के तहत जो है प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है किस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया? किस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन किस अधिनियम द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश के अधीन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट ने समाप्त किया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट ने समाप्त किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा? 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायसराय। इसका सही जवाब है वायसराय। अगला प्रश्न है 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किस नए पद का सृजन किया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किस नए पद का सृजन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से भारत के राज सचिव का पद का सृजन किया गया। अगला प्रश्न है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम में हुई? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत के प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम में हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा जो है भारत के प्रतिनिधि को शामिल करने का शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में किन 3 भारतीयों को मनोनीत किया था? 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में किन 3 भारतीयों को मनोनीत किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। अगला प्रश्न है वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से मिली?
वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश की समय अवधि कितनी होती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 माह। अध्यादेश की अवधि जो है 6 माह होता था। अगला प्रश्न है, 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को कौन सी शक्ति प्रदान की गई? 1861 अधिनियम द्वारा वायसराय को कौन सी शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। नए प्रांतों की स्थापना करना, नए प्रांतों की सीमा में परिवर्तन करना, नए प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, बंगाल में विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? बंगाल में विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1862। 1862 में जो है बंगाल में विधान परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी सीमा 1866 तथा पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। ये कथन असत्य है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के समय 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन मार्ले। जॉन मार्ले जो है मार्ले मिंटो सुधार के समय भारत के राज्य सचिव था, जॉन मार्ले। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का बीजारोपण किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अध्यारोपण किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न है, किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव था तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को किन 2 भागों में विभाजित किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को किन 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हस्तांतरित एवं आरक्षित। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लियोनल कॉर्टिस को जो है द्वैत शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के अनुसार हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किसकी सहायता से किया जाता था? 1919 अधिनियम के अनुसार हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किनकी सहायता से किया जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के सहायता से। अगला प्रश्न है, केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई? केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा किन वर्गों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियनों के लिए। सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियनों के लिए। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग किया गया? किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के तहत एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ली आयोग के सिफारिश पर किया गया। अगला प्रश्न है, 1919 अधिनियम में एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान था जिसे कितने वर्षों के बाद जांच करनी थी? 1919 अधिनियम में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, तो उसका कितने वर्षों तक जांच करने का था प्रावधान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 वर्ष। अगला सवाल है, 1919 के अधिनियम के तहत देशी रियासतों के लिए गठित चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल में कितने सदस्य शामिल थे? 1919 के अधिनियम के तहत देशी रियासतों के लिए गठित चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल में कितने सदस्य शामिल थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 120 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विधानसभा का प्रत्यक्ष गठन करना। ये सही नहीं है। अगला सवाल है, 1935 के अधिनियम द्वारा कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से कितने प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 प्रांतों में। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के तहत किस वर्ष संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1937। अगला सवाल है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किस संस्था को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को किस क्षेत्र से पृथक कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटिश भारत से जो है बर्मा को अलग कर दिया गया 1935 अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप किन दो नए प्रांतों का निर्माण हुआ? 1935 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप किन दो नए प्रांतों का निर्माण हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिंध और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु किस संस्था का स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10%। भारत का वर्तमान सैद्धांतिक ढांचा काफ़ी हद तक किस अधिनियम पर आधारित है? भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक किस अधिनियम पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1935 के भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किन दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत को कैसा राष्ट्र घोषित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र। 1947 के अधिनियम द्वारा ब्रिटेन के राजा को किस उपाधि को समाप्त किया गया? 1947 के अधिनियम द्वारा ब्रिटेन के राजा की किस उपाधि को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत का सम्राट। इस उपाधि को जो है समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतों को 1947 अधिनियम के तहत क्या विकल्प दिया गया था? भारतीय रियासतों को 1947 अधिनियम के तहत क्या विकल्प दिया गया था? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए भारत या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहे। अगला जवाब प्रश्न है, नया संविधान बनाने तक दोनों अधिराज्यों का शासन किस अधिनियम के तहत संचालित करने की व्यवस्था की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर। 1892 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को सरकार में कितने दिन पूर्व नोटिस देकर प्रश्न पूछने की अनुमति थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6 दिन। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन के अंतर्गत आरक्षित विषयों पर शासन किसके द्वारा किया जाता था? द्वैध शासन के अंतर्गत आरक्षित विषयों पर शासन किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गवर्नर द्वारा कार्यपालिका परिषद की सहायता से। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित अखिल भारतीय संघ क्यों अस्तित्व में नहीं आ सका? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। यह कथन है पूर्णतः सत्य। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के तहत मताधिकार का आधार क्या रखा गया था? 1919 अधिनियम के तहत मताधिकार का अधिकार क्या रखा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संपत्ति कर या आय का आधार। अगला प्रश्न है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में किस वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुसलमान के लिए। अगला प्रश्न है, 1947 के अधिनियम के तहत दोनों देशों के संविधान सभाओं को कौन सी मुख्य शक्ति दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अपने देश का संविधान बनाने और किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने की। अगला प्रश्न है, 1935 का भारत शासन अधिनियम एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें कितनी अनुसूचियां शामिल थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10 अनुसूचियां शामिल थी। अगला प्रश्न है, 1934 में भारतीय की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किस स्थान पर स्वराज पार्टी द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रांची। अगला प्रश्न है, 1934 में व्यक्तिगत रूप से भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एम.एन. राय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस स्थान पर मई 1934 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की औपचारिक रूप से पुष्टि की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1934 के फैजपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत। अगला प्रश्न है, किस योजना या मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का अंतिम प्रस्ताव दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर होना तय हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के तहत मोटे तौर पर कितनी जनसंख्या पर विधानसभा में एक प्रतिनिधि का प्रावधान था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 लाख। 10 लाख पर विधानसभा में एक प्रतिनिधि का प्रावधान था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार
संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 389। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित कुल 389 सीटों में से देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 93 सीट जो है आवंटित की गई थी देशी रियासतों को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितनी प्रतिनिधि मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने जाने थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से गवर्नर के प्रांतों से कितनी सदस्यों का चयन होना था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 292। अगला प्रश्न है, प्रांतों को आवंटित सीटों का निर्धारण किन 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुस्लिम, सिख और सामान्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यह मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों का उपयोग किस रूप में किया गया था? संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों का उपयोग किस रूप में किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के अनुसार संविधान सभा के चुनाव में मताधिकार किस आधार पर सीमित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कर, शिक्षा एवं संपत्ति। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को और कहाँ संपन्न हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में किस दल को पूर्णतः बहिष्कार किया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक में किस दल ने पूर्णतः बहिष्कार किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 207। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में कुल कितनी महिलाएं सदस्य उपस्थित थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 सदस्य उपस्थित थी संविधान सभा की प्रथम बैठक में। अगला प्रश्न है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद के देशी रियासत ने संविधान सभा के पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक में किसे सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एच.सी. मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बी.एन. राव को जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने किस तिथि को सर्वसम्मति से स्वीकार किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा की संघ शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर, इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है संविधान सभा की मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी। संविधान सभा की अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एच.सी. मुखर्जी। अगला प्रश्न है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति तथा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति तथा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा की कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किस तिथि को किया गया था? संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किस तिथि को किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति का मुख्य कार्य किसके द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी.एन. राव। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट किस तिथि को प्रस्तुत की थी? प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट किस तिथि को प्रस्तुत की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 फरवरी 1948। अगला प्रश्न है अध्यक्ष सहित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के निम्नलिखित सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी शामिल नहीं थे प्रारूप समिति में। अगला प्रश्न प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र के स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देने के बाद उनका स्थान किसने लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एन. माधव राव। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात किसे सदस्य बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टी.टी. कृष्णमाचारी को बनाया गया। संविधान सभा में प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 से 9 दिसंबर 1948। अगला प्रश्न है संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन किस अवधि के दौरान हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11।
संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 114 दिन तक चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय अवधि लगी जिससे 11 अधिवेशन इसमें 11 अधिवेशन हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किस तिथि को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो ये था हमारा आज के पॉलिटी सेशन का क्लास। ये आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगे, पसंद आए, तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में पॉलिटी के कुछ अगले और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।